यार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों आज हम साइकोलॉजी का पेपर नंबर 16 हल करेंगे। तो देखो इसमें भी आपको साइकोलॉजी के पूरे ही 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद में एक और वीडियो आएगा तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो कोशिश रहेगी कि भाई आपके 20 से 25 क्वेश्चन राइट होने चाहिए आज, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो उसके लिए उपयोगी है, साथ में रीट के लिए विशेष उपयोगी है। तो दोनों लेवल के लिए है ये। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न संख्या 1 है, एलन एवं रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए? 14, 13, 12 और 11। तो देखो एलन और रायन के अनुसार बताना है आपको शिक्षण कौशलों की संख्या। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है साथियों आपके वो रहेगा, एलन और रायन ने शिक्षण कौशल के 14 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? 14। विकल्प नंबर आपका 1 सही है पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह सामान्य नहीं सामान्य है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, संवेगात्मक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है और शारीरिक विकास से संबंधित है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको सही आंसर का चयन करना है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा संवेगात्मक विकास से ये संबंधित है। क्योंकि कोई भी नाराज हो सकता है, ठीक है। नाराज होना क्या है? क्रोध आना। लेकिन सामान्य बात है, किंतु कोई व्यक्ति किसी के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से जो नाराज होता है वो चीज़ आसान नहीं होती है। तो ये संवेग से संबंधित चीज़ है साथियों, ठीक है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है दूसरे क्वेश्चन में ये आपका सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तीसरा क्वेश्चन, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? सामाजिक सांस्कृतिकवाद, व्यवहारवाद, मनोगतिक और संरचनावाद। तो देखो मतलब एक तरह से इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि भाई उस संप्रदाय के बारे में आपको बताना है कि जो कि अवचेतन मतलब अचेतन जो विचार होते हैं, जो भावनाएं हैं और जो स्मृति है उस पर आधारित है। तो राइट आंसर है आपके मनोगतिक संप्रदाय इस बात पर बल देता है, इसलिए आपके थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 3 में बिल्कुल सही है साथियों। तो आते हैं अब हम प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को, इनमें से कौन सा तथ्य मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है? यह शक्ति बालक के आचरण में सुधार लाती है, यह ऐसी शक्ति है जो सार्थक तथ्यों को प्रकट करती है, मानसिक विकास अधिगम का साधन है और यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों से समाधान करती है। तो देखो प्रश्न संख्या 4 में एक बार प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और फिर इसके सही आंसर का चयन कीजिएगा। देख लिया होगा सभी ने आसानी से। और राइट आंसर जो इसका है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों से समाधान करती है। क्योंकि मानसिक विकास की बात की जा रही है, सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करने वाला विकल्प चौथा ही है। क्योंकि हमारे सामने जब नवीन परिस्थितियाँ आती है, जब वहाँ पर नवीन परिस्थितियाँ या जो नवीन समस्याएं हम उसका समाधान करते हैं तो मतलब हमारा मानसिक विकास अच्छा है। तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 4 में। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। आपके 5वां प्रश्न, शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक कौन थे? ब्लूम, लुम्सडेन, मॉरिसन और किलपेट्रिक। बताइए 5वें क्वेश्चन में जो मृदु उपागम है इसके जनक कौन थे साथियों? तो देखो मृदु उपागम के जनक तो लुम्सडेन को माना जाता है, लेकिन साथियों मृदु उपागम का विकास है वो स्किनर ने किया था सबसे पहले, ठीक है। और लेकिन स्किनर है नहीं तो फिर यहाँ पर हम लुम्सडेन की तरफ जाएंगे। तो सेकंड विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न संख्या 6 पर। तो आपके 6वां क्वेश्चन देख लेंगे। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता वह हो सकता है।
संगीत में अंतःवैयक्तिक, आध्यात्मिक और भाषा विषयक। तो देखो, गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने अनेक प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। तो वहाँ पर एक शब्द आ रहा है आत्मबोध। आत्म मतलब खुद का, ठीक है। तो खुद के बारे में जानना हम अंतःवैयक्तिक बुद्धि से संभव हो सकता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 6 में, क्योंकि संगीत में बुद्धि का संबंध तो संगीत से होता है। किससे होता है? संगीत से। आध्यात्मिक बुद्धि का जो संबंध है वो आत्मबोध से नहीं होता है, आध्यात्मिक का। अब देखो, भाषा विषयक जो बुद्धि है वो अलग होती है। तो यहाँ ओनली सेकंड विकल्प ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो आपके 7वां क्वेश्चन साथियों, 7वां क्वेश्चन है आपके, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 मुख्य विशेषताएं हैं, संगठन व अनुकूलन, सूचना प्रक्रिया तथा संतुलन, स्कीमा तथा पैटर्न। कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो देखो, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक कार्यविधि दी है, इसकी 2 मुख्य विशेषता आपसे पूछी गई है। तो इसकी जो 2 मुख्य विशेषता है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, संगठन और अनुकूलन। संगठन में स्कीमा और पैटर्न दोनों आ जाते हैं, और उसके बाद एक और बच रहा है इसमें अनुकूलन। इसलिए आपके 3rd विकल्प सही नहीं है, ओनली प्रथम विकल्प ही प्रश्न 7 में सही रहेगा। तो चलिए आगे प्रश्न संख्या 8 की ओर आते हैं। आपके 8वां प्रश्न, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोसी, मेरा परिवार और मेरा विद्यालय। तो नर्सरी मतलब छोटे बच्चों की बात की जा रही है, तो मतलब शुरुआत की बात की जा रही है साथियों। शुरुआत मतलब जब बालक की नींव रखी जाती है, तो वहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा मेरा परिवार, क्योंकि बालक इसके पहले परिवार में ही रहता आया है, उसको परिवार के बारे में ही पता होता है। मित्र इतने खास नहीं होते हैं, पड़ोसी, विद्यालय, इनके बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो 3rd विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। तो आपके 9वां क्वेश्चन साथियों, जेरोम ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था व शब्द चरण कहा जाता है? विधि निर्माण अवस्था, अनुप्रतीकात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था और इनमें से सभी। तो जो जेरोम ब्रूनर ने बताया है उसके अनुसार आपको बताना है कि बौद्धिक विकास की सर्वश्रेष्ठ। भाई पहली चीज़ तो इन्होंने 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है, एक तो विधि निर्माण, एक अनुप्रतीकात्मक और एक प्रतीकात्मक। तो साथियों यहाँ पर तो देखिए, प्रश्न संख्या 9 में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, प्रतीकात्मक अवस्था की ये विशेषता है साथियों। और यही लास्ट अवस्था इन्होंने बताई है। प्रथम अवस्था विधि निर्माण अवस्था बताई है, दूसरी अनुप्रतीकात्मक अवस्था बताई है और तीसरी प्रतीकात्मक अवस्था बताई है। तो 3rd विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। तो आपके 10वां क्वेश्चन है मित्रों, ये देखिए 10वें क्वेश्चन को, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, और चिंतन और कल्पना। तो E.L. थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसका आधार क्या माना है इन्होंने? प्रश्न संख्या 10 में सही आंसर का चयन करो। तो 10वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा साथियों आपके चिंतन और कल्पना। चिंतन और कल्पना के आधार पर ही थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। चौथा विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो देखो 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता, अपने और दूसरों के संवेगों को समझना और दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण करना। तो देखो संवेगात्मक बुद्धि, उसके आधार पर आपको उत्तर देना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो पहला जो विकल्प है ये भी संवेगात्मक बुद्धि के बारे में कह रहा है कि भाई संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति में होती है। तो जो नहीं होती है उसको देखिएगा।
अपने और दूसरे के संवेगों को भी वो समझता है, दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण भी कर सकता है। तो ये तीनों तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, लेकिन जो दूसरा विकल्प है बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता, ये बुद्धि की बात की जा रही है, संवेगात्मक बुद्धि का है इसमें। इसलिए आपके जो दूसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 11 में, ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के शारीरिक विकास से है, बालक के सामाजिक विकास से है, बालक के सर्वांगीण विकास से है और बालक के मानसिक विकास से है। तो देखो 12वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है, संज्ञानात्मक शक्ति की बात की जा रही है। तो संज्ञानात्मक में शारीरिक विकास नहीं आता है, शारीरिक नहीं आएगा तो सर्वांगीण भी नहीं आएगा। अब कल्पना करना, बुद्धि, ये निर्णय लेने की क्षमता, तो साथियों ये मानसिक विकास से संबंधित होता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो 13वां क्वेश्चन, भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? जलोटा ने, बाकर मेहंदी ने, मेहता ने और भाटिया ने। तो सृजनात्मक परीक्षण की बात सिर्फ भारत की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, भारत की ही की जा रही है। तो भारत में सृजनात्मक परीक्षण की जो रचना करने वाले थे वो थे बाकर मेहंदी। बाकर मेहंदी के द्वारा ही सृजनात्मक परीक्षण का निर्माण किया गया था साथियों। सेकंड विकल्प सही है। भाटिया ने तो क्या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। आपके 14वां प्रश्न, ये देखिए प्रश्न नंबर 14 को, एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, वह रक्षा युक्ति काम में ले रहा है। विस्थापन, तार्किकीकरण, प्रक्षेपण और पलायन। तो देखो कोई भी व्यक्ति है अपने आप को कमरे में बंद कर रहा है, दूसरों से मिलना नहीं चाहता है, तो विस्थापन तो कर नहीं रहा है, ना ही तार्किकीकरण कर रहा है, ना ही प्रक्षेपण कर रहा है, बल्कि साथियों वो क्या कर रहा है, पलायन कर रहा है। मतलब अपने आप को बिल्कुल दूसरों से अलग कर लेना, पलायन कर लेना। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न संख्या 15 पर। तो देखिएगा 15वें क्वेश्चन को। आपके 15वां क्वेश्चन है, शिक्षण का तात्पर्य है अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह से किसने परिभाषित किया? रॉबर्ट एम गे ने, एन एल गेज, विलियम बर्टन और जॉन ब्रूबेकर। तो देखो यहाँ पर शिक्षण से संबंधित ये जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है साथियों, कि भाई शिक्षण का मतलब क्या होता है, अधिगम की दशा व्यवस्थित हो जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। तो ये जो परिभाषा दी गई है शिक्षण की, ये रॉबर्ट एम गेने ने दी है। किसने दी है? रॉबर्ट एम गेने ने। प्रथम विकल्प आपके 15वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 16 पर। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? जीव के व्यवहार को प्रदर्शित और नियंत्रित करना, जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना, जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना और जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना। तो बताइए इनमें से अभिप्रेरणा का कौन सा कार्य आपको लगता है कि भाई ये कार्य अभिप्रेरणा का नहीं है? साथियों 16वां जो क्वेश्चन है, राइट आंसर कौन सा रहेगा? आपके विकल्प नंबर 3, जीव को क्रमहीन तरीके से, थोड़ी कर्मिक तरीके से गतिमान करने में मदद करता है ये। इसलिए थर्ड विकल्प जो है ये अभिप्रेरणा का कार्य नहीं है। बाकी ये व्यवहार को प्रदर्शित और नियंत्रित दोनों करता है। ये जो जीव मतलब सजीव है, जो मोटिवेट है उसकी बात की जा रही है, उसकी क्रिया को चयनित ध्येय मतलब जो उसका निश्चित उद्देश्य है उसकी तरफ भी निर्देशित करता है। ये सजीव के व्यवहार को ऊर्जा भी प्रदान करता है और बनाए भी रखता है। तो ये तीनों विकल्प तो सही है, लेकिन तीसरा जो विकल्प है ये सही कार्य नहीं है अभिप्रेरणा का। तो इसलिए आपके थर्ड विकल्प ही 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आएंगे। तो 17वां क्वेश्चन,
शोधन निम्नलिखित में से क्या है? जब चेतना के व्यवहार अर्धचेतन में प्रतीत होते हैं तो उसे शोधन कहते हैं। या जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है उसे शोधन कहते हैं। या जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता है तो उसे शोधन करते हैं। या इनमें से सभी। तो साथियों 17वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है, शोधन का मतलब क्या होता है? देखो, जब चेतना के व्यवहार अर्धचेतन में प्रतीत होते हैं तो उसे शोधन नहीं कहा जाता है। न ही जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता है। जब तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास हम करते हैं कि भाई हमारे मन में नहीं आए, तो साथियों दमन हो गया। ठीक है, वो तो क्या हो गया? दमन हो गया, हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शोधन का मतलब है जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है तो उसे शोधन कहते हैं। सेकंड विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पे आएंगे। तो 18वां क्वेश्चन, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना और चलना। तो देखो, परिपक्वता, वृद्धि, विकास, नाम सभी ने सुन रखा होगा। तो यहाँ पर परिपक्वता का उदाहरण कौन से विकल्प में दिया गया है? साथियों, चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना तीनों ही अधिगम के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तीनों ही अधिगम के। लेकिन चलना किसका उदाहरण है? परिपक्वता का उदाहरण है। किसका है? परिपक्वता का ये उदाहरण है। तो आपके विकल्प नंबर 4 सही है, क्योंकि बालक धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो चलना सीखता है, तो ये क्या है? परिपक्वता के कारण होता है। तो फोर्थ विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं, दोनों को देखा जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो बताइए इनमें से वृद्धि और विकास के संदर्भ में जो आपको सही लग रहा है उस विकल्प का आपको चयन करना है। तो 19वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 4, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये सही है, बाकी के जो 3 विकल्प है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दोनों को नहीं देख सकते, वृद्धि को देख सकते हो, विकास को नहीं देख सकते। दोनों जीवन पर्यंत नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि वृद्धि तो एक निश्चित समय तक चलती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हो लेकिन विकास को प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते। तो इस प्रकार ये तीनों ही गलत हो जाते हैं। ओनली चौथा विकल्प ही आपके 19वें पृष्ठ में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आएंगे। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण या पद वांछनीय नहीं है? व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना और विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। तो देखो, जो अधिगमकर्ता मतलब जो सीखने वाला है उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की जा रही है। उसकी पूर्ति के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए व्यक्तिपरक अनुदेशन भी देना चाहिए, व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना चाहिए, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना चाहिए, लेकिन उनका सामाजिक आर्थिक स्तर के पहचान की ज़रूरत नहीं है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए। तो थर्ड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। तो साथियों देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 21 को, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? व्यवहारगत परिवर्तन, जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया, परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन और अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना। तो बताइए इनमें से अधिगम को कौन सी प्रक्रिया के रूप में हम परिभाषित नहीं करेंगे? 21वें क्वेश्चन में राइट आंसर देना है साथियों, और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा परिपक्वन से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको हम अधिगम नहीं कह सकते। व्यवहारगत परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया ये होती है, मतलब अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है, और अभ्यास व अनुभव द्वारा जो हम सीखते हैं बिल्कुल वो भी अधिगम कहलाता है। लेकिन परिपक्वता है, दवाई वगैरह है इत्यादि से, या फिर कोई नशा करने वाली चीज़ है उससे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है
उसको अधिगम नहीं कहा जाता है साथियों। इसलिए आपके थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। तो आपके 22वां क्वेश्चन, ये देखिए 22वें क्वेश्चन को, अधिगम समृद्ध होगा यदि शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग शिक्षण में किया जाए, कक्षा में नियमित अंतराल पर परीक्षण लिए जाए, कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरण के माध्यम से शिक्षण कार्य किए जाए और कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो साथियों 22वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा, इनमें से अधिगम समृद्ध कब होगा। तो राइट आंसर है साथियों आपके विकल्प नंबर 3, कक्षा में वास्तविक घटनाओं के यदि आप उदाहरण दोगे, वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण करवाओगे तो बिल्कुल वो अधिगम सबसे ज़्यादा समृद्धशाली होगा। विविध प्रकार के सिर्फ व्याख्यान देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ व्याख्यान दिया जा रहा है, स्पष्टीकरण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ वास्तविक घटनाओं के उदाहरण दिए जा रहे हैं साथियों। इसलिए आपके विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है 22वें क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23वां क्वेश्चन, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका संभ्रम, स्वायत्तता बनाम गलानी और अंतरंगता बनाम अलगाव। तो साथियों 23वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, जो एरिक एरिक्सन ने अपना मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बताया है, उसमें किशोरावस्था के लिए जो नियामक संकट बताया है वो है पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। सेकंड विकल्प आपके 23 में सही है, क्योंकि पहचान बनाम पहचान भ्रांति भी इसको कहा जा सकता है कि बालक इसमें अपनी पहचान बनाना चाहता है, लेकिन अगर पहचान नहीं बनती है तो वो सोचता है कि भाई मेरा समाज में क्या स्थान है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इत्यादि प्रकार के व्यवहार विचार जो है उसके माइंड में आते हैं। तो इस प्रकार से सेकंड विकल्प 23 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गणित शिक्षा के किस किस बिंदु पर मुख्यतया प्रकाश डाला गया है। एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है। गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना, गणित की सहायता से गणित में रुचि का विकास करना, गणित की सहायता से मूल्यांकन का विकास करना और गणित की सहायता से गणित का अन्य विषयों के साथ अधिक सहज संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पर आपको एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बताना है, खुद के अकॉर्डिंग नहीं बताना है कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है। गणित शिक्षा के संदर्भ में कौन कौन से बिंदु पर इन्होंने मुख्य रूप से प्रकाश डाला है। 24 में जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना। इस बिंदु पर सबसे ज़्यादा प्रकाश एनसीएफ 2005 ने डाला था, इसलिए आपके प्रथम विकल्प 24 में सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों में अधिगम विकास हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। श्यामपट्ट का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, शिक्षण को रोचक बनाना चाहिए, कक्षा में चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने चाहिए और कक्ष में प्रभुत्ववादी अनुशासन बनाए रखना चाहिए। तो देखो प्रभुत्ववादी तो मतलब तानाशाही हो जाता है। चयनित विद्यार्थियों से ही यदि आप प्रश्न पूछोगे तो जो अन्य बचे हुए विद्यार्थी है तो फिर वो कैसे सीखेंगे, इसलिए ये गलत हो गया। श्यामपट्ट का अधिकाधिक प्रयोग बिल्कुल सही बात है, लेकिन शिक्षण को रोचक बनाना उससे भी बेटर विकल्प है साथियों। इसलिए आपके 25 में दूसरा विकल्प सही है, शिक्षण को रोचक बनाना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। आपके 26वां क्वेश्चन, ये रहा आपके 26वां क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में असत्य कथन है। यह शिक्षकों द्वारा कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयोग किया जाता है, समस्या का व्यवहारिक हल खोजा जाता है, नवीन सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं और क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलियर ने किया था। तो बताएं इनमें से क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में आपको असत्य कथन कौन सा लग रहा है साथियों 26 में। तो क्रियात्मक अनुसंधान की बात की जा रही है, तो यहाँ जो असत्य कथन है वो है नवीन सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान में नवीन सिद्धांत स्थापित नहीं किए जाते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके राइट है 26 में। बाकी इसमें क्रियात्मक अनुसंधान का शब्द प्रथम प्रयोग कोलियर ने किया था, समस्या का व्यवहारिक हल भी खोजा जाता है
और शिक्षकों द्वारा कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हेतु भी ये प्रयोग किया जाता है। बट तीसरा विकल्प यहाँ गलत है साथियों, इसलिए यहाँ तीसरा विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, तो 27वां क्वेश्चन। यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? विनय, स्पीयरमैन, गार्डनर और स्टर्नबर्ग। तो ये जो परिभाषा दी गई है, बुद्धि से संबंधित परिभाषा, किसके द्वारा दी गई है? तो साथियों आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत में ही इन्होंने बुद्धि को एक सामान्य मानसिक योग्यता कहा है। ठीक है, इसलिए आपका सेकंड विकल्प 27 में सही है। तो आपका दूसरा विकल्प स्पीयरमैन वाला क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। 28वां क्वेश्चन देख लेंगे। RT 2009 का सबसे विस्तृत अध्याय कौन सा है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। तो RT 2009 के बारे में बताइए साथियों। सबसे विस्तृत मतलब सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा निर्देश दिए गए हैं या फिर जो भी चीज़ें की गई है, तो सबसे बड़ा जो अध्याय है या सबसे विस्तृत अध्याय है वो है अध्याय 4। चौथा विकल्प आपके 28 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। तो 29वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके 29वां क्वेश्चन है, ये देखिए 29वें क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? विचार अमूर्त एवं आदर्शवादी होने लगते हैं, परिवार में स्वायत्तता बनाना आरंभ कर देते हैं, वयस्क आकार का शरीर एवं यौन परिपक्वता आ जाती है, और पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है। तो देखो किशोर अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है साथियों? एक जो किशोर है उसमें अमूर्त विचार और आदर्शवादी विचार भी आने लग जाते हैं। परिवार में स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता बनाना वो आरंभ कर देता है। उसका शरीर है जो वयस्क आकार का और यौन परिपक्वता उसमें आ जाती है। लेकिन जो पूर्व पठन और पूर्व लेखन कौशल है, इनका विकास किशोरावस्था की थोड़ी विशेषता है, बल्कि पूर्व पठन और पूर्व लेखन कौशलों का विकास तो पूर्व बाल्यावस्था में ही आरंभ हो जाता है। इसलिए आपके ये विकल्प जो है ये किशोरावस्था की विशेषता को प्रकट नहीं करता है। तो चौथा विकल्प आपके 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो उसके लिए नीचे कमेंट करिएगा साथियों कि भाई इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, और जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बता करके जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और 30वां क्वेश्चन। ये रहा आपके। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना, छात्रों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वाध्ययन के अवसर प्रदान करना, और सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनके लिए कार्यों को मूर्त रूप से समझना ये सबसे बेस्ट रहेगा साथियों। पिछड़े बालक के कमज़ोर है, ठीक है, आसानी से नहीं समझते हैं, तो यदि आप उनको कार्यों को मूर्त रूप से समझाओगे, कार्यों को मूर्त रूप से बताओगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे। तो प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 30 में। तो ये आज का टेस्ट था, कैसा लगा हमें ज़रूर बता के जाए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।